वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जो पोल्ट्री की सनत है पाकिस्तान में वो कितनी तरक्की कर चुकी है, और उसके साथ साथ हम इस मौजूद बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो क्या पैमाना है, क्या स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो स्टेप्स हैं, इकदाम किए जा सकते हैं जिनकी बुनियाद पे पोल्ट्री की सनत से हम लोग बेहतरीन और सेहतमंद चिकन हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की कि चूज़ों को वैक्सीनेशन की जरूरत होती है, उस वैक्सीनेशन का क्या तरीक़ेकार है, और जो इस स्टेज पे वैक्सीनेशन की जाएगी विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ जो वैक्सीनेशन की जाती है, वो उसके क्या उससे हासिल किया जाता है, उसकी जरूरत क्यों होती है? इस पे मुख्तलिफ वैक्सीन होती हैं, ठीक, लेकिन जो अभी हम आज करेंगे वैक्सीन उसको रानीखेत या न्यूकैसल डिजीज कहते हैं। ये इंतहाई मुख्तलिफ बीमारी है जो छोटी उम्र से लेकर आखिरी उम्र तक आ सकती है। ठीक, तो पहले दिन से हम उनको वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि उसके खिलाफ उनमें इम्यूनिटी बन जाए। ठीक, उसका तरीका अगर ये होगा, पहले नंबर पे तो जो वैक्सीन करना है वो फार्मर को चाहिए कि ध्यान से देखें ताकि सही वैक्सीन हो। अगर सही वैक्सीन नहीं होगी तो आपके बर्ड को वो इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। ठीक, और जब बीमारी आएगी तो बर्ड बीमार हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर वैक्सीनेशन कर रहे हैं, सही तरीके से सही पानी डाल रहे हैं तो सही वैक्सीनेशन होगी। सही, तो पहले नंबर पर वैक्सीन करने से पहले नंबर पे आपने जो वैक्सीन खरीदनी है वो किसी अच्छे दुकानदार से खरीदें। ठीक है, उसने देखे कि उसने फ्रिज में रखी है वैक्सीन के नहीं। नॉर्मली हमारे देहातों में छोटे जो शहर है वहाँ पे जो वैक्सीन रखते हैं वो कूलर में रख देते हैं, रात को बर्फ पिघल गई, सुबह आगे नहीं। तो आप ये जो देसी टोटके अपनाए जाते हैं आप वो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते हैं कि फ्रिज में रखना है, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हो वही खरीदी जाए। ये नहीं कि कूलर में रखती बर्फ रखी हुई थी वो पिघल गई है। तो नॉर्मल लोग तो ये देखते हैं वो वैक्सीन वो बोतल ठंडी है या नहीं वो खरीद लेते हैं, उस दौरान कितनी बार उसको वो हीट पहुंच चुकी है ये देखा नहीं जाता। तो क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर वो कूलर में रखी वैक्सीन या वो स्टैंडर्ड्स को अपनाया नहीं गया? तो क्या वो वैक्सीनेशन की जो एक कुव्वत मुदाफत है चूजे में वो पैदा नहीं होगी उसके एक्चुअली वैक्सीन जो होती है सिर्फ इसमें जरासीम मौजूद हो। ठीक, जब आप इसको प्रॉपर टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे जरासीम या तो मर जाएंगे या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सही, अगर सही तरीके से स्टोर की वैक्सीन अगर आप यूज करेंगे उसमें दोनों चांसेस है, एक तो ये इम्यूनिटी नहीं बनेगी, दूसरे नंबर पे ये चांस है कि बीमारी भी आ सकती है। सो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा? वैक्सीनेशन खरीद के ले आए तो आगे क्या प्रोसेस? वैक्सीन लें जब दुकानदार से आप लें और उसको बर्फ वाले पैक में लेके, ठीक, कोशिश तो करें कि आप घर से कूलर लेके जाए, थर्मस लेके जाएं, ठीक, उसमें बर्फ डलवाएं और उसमें रख के जाएं। ऐसा नहीं हो सकता शॉपिंग बैग में काफी बर्फ आपके सफर के साथ में, आपका घंटे का सफर है आधे घंटे का, ठीक, उतनी बर्फ डालें कि उस सफर में पिघल ना जाए। ठीक, उसको बर्फ में रखें, साथ में ड्रॉपर लेके आए, ड्रॉपर भी अच्छी कंपनी का होना चाहिए। उसका ड्रॉपर का आप अभी देखेंगे कि नीले रंग की वैक्सीन होती है, तो उसका ये मकसद होता है कि जो नीला रंग है वो जब आप वाहक में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा तो वैक्सीन हुई है कि नहीं। अगर वाइट पानी होगा वो नजर नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए नीले रंग का पानी लेके हैं और प्रॉपर जो बड़ी 1000 वाली वाइल हम यूज करेंगे आज, 1000 वाली वाइल में 30 ml की वाइल पानी की आती है। ठीक, उसको दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके और उसके बाद अच्छी तरह हिलाएं और फिर उसको कोशिश करें कि अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में जहाँ पे गर्मी है, अभी यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है और अभी हमने फिल फॉर कर देनी वैक्सीन। अगर आपको वेट करना पड़ता है या अभी चूजे नहीं तैयार हुए या आप नहीं तैयार हुए तो आप उसी वो वैक्सीन को फ्रिज में स्टोर करें। सही, अगर आप मुसीबत करनी है जल्दी जल्दी चूज़ों को पकड़ें और जल्दी जल्दी कर दें। नॉर्मली जो अच्छे वैक्सीनेटर होते हैं वो 1000 चूज़ा 30-35 मिनट में खत्म कर 1000 चूजा 30 से 35। तो इसका मतलब है कि जो वैक्सीनेटर है उसको भी इंतहाई एक्सपर्ट होना चाहिए। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हर बंदा एक्सपर्ट हो सकता है, ये नहीं कि वो बहुत मुश्किल है। हर बंदा थोड़ा सा अगर उस पर तवज्जो दे तो एक्सपर्ट हो सकता है और उसको आसानी से कर सकते हैं। सही, प्रॉपर वैक्सीनेशन करना प्रॉपर बीमारी से इलाज है। ठीक, अगर आप प्रॉपरली वैक्सीन नहीं कर रहे इसमें कि आप एक तो जेहन में रख रहे हैं कि हमने कर दी वैक्सीन और बीमारी से बचाव भी नहीं है। नुकसान क्या हो सकते हैं यदि अगर वैक्सीनेशन नहीं की जाती है? तो ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जानदारों की जिंदगी जो है वो खतरे में होगी, उसके अलावा जिसने वो इन्वेस्टमेंट की है, जिसने वो फ्लॉक पे इन्वेस्टमेंट की है, उसको क्या नुकसान हो सकते हैं? बीमारी कितनी खतरनाक और किस हद तक मौलिक हो सकती है? ये बीमारी रानीखेत जो है ये इंसानों में नहीं है, ठीक प्रॉब्लम नहीं है, इंसानों में नहीं। मेरा कहने से मुराद ये कि जो जिन चूजों पे परिंदों पे इन्वेस्टमेंट की जा रही है तो फ्लॉक में किस हद तक मौलिक हो सकती है, कितने परिंदे जो हैं वो तलफ करने पड़ सकते हैं इसकी वजह से? 70% तक मॉर्टेलिटी रेट। ठीक, अगर आपने 1000 चूजा रखा है कि मेरी 700 इसमें मर जाए अगर बीमारी आ जाती। सही, उसके साथ साथ ये होगा कि
वो फीड जो उसने खाई है, मतलब अभी एक दिन का चूजा है, इसने कुछ फीड खाई है, जब एक हफ्ते का होने के बाद बीमारी आएगी तो वो फीड का लॉस भी होगा। सही। और फिर उसने अपनी मेहनत जो बंदे ने की है, गाड़ी इस्तेमाल की है वैक्सीन लेने के लिए, चूजे लाने के लिए, उसका मतलब ये है कि ये एक इंतहाई अहम स्टेप है। जितना ही जरूरी स्टेप ये है कि अगर आप मुल्कबानी करना चाहते हैं उसके लिए चूजा रखना जितना अहम स्टेप है, उतना ही अहम स्टेप ये वैक्सीनेशन भी है। अगर आप वैक्सीनेशन नहीं करते हैं तो आप अपना एक तो माली नुकसान कर सकते हैं, कारोबार आपका खराब होगा, उसके साथ साथ इन जानदारों की जो जान है उसको भी नुकसान होगा। फीड की आपने बात की, नॉर्मली कॉन्सेप्ट ही पाया जाता है कि ब्रॉयलर जो हमारे जो मुर्गियां हैं उनको जो फीड दी जाती है वो अफजाने सेहत के लिए मौजूद नहीं है, या उसको मुर्गी को खाने के बाद शायद तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। एक बड़ा आम कॉन्सेप्ट पाया जाता है, किस हद तक सही है? मैं इसके टोटली नफी करूंगा जी, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। मैंने कई बार देखा है कि अच्छे बड़े पढ़े लिखे लोग भी ये कह रहे होते हैं कि ये जो ब्रॉयलर है ये खाना सेहत के लिए खतरनाक है। ठीक। हालांकि ब्रॉयलर जो है ऐसा मीट है जो हाईली डाइजेस्टिबल। ठीक। और अगर आप इसको सही तरह पालते हैं, सही तरह रखते हैं, सही तरह स्लॉटर करते हैं, सही तरह स्टोर करते हैं, सही तरह पकाते हैं, तो आप इससे कोई नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। ठीक। नॉर्मली हम देखते हैं कि डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही होती हैं इस पे कि जिनकी फीड तैयार की जाती है उस फीड में तरह तरह की गलाजतें होती हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो गलाजतें खाने के बाद ब्रॉयलर जो है वो सेहतमंद गोश्त नहीं होता, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जो भी ब्रॉयलर को या मुर्गी को जो भी, ये नेचुरल रिसाइकलिंग है। मुर्गी आप देखिए देहातों में मुर्गी है वो क्या खाती, कॉकरोच वो खाती है, टिड्डियां वो खाती है, जो भी इवन जो भी जानवर गंद के ढेर से वो सारी की सारी खुराक हासिल करती है। अगर वो चीजें खा के जो बिल्कुल अनहाइजेनिक हैं, जिसपे जरासीम भी बहुत ज्यादा होंगे और केमिकल्स भी होंगे, वो खा के तो अंडे देगा और वो कहें कि अच्छे हैं। जबकि हम जो खुराक बनाते हैं जैसे फीड प्रोसेसिंग है, अगर वो हम लोग ऑफल वगैरह पोल्ट्री की जो वेस्ट चीज़ें यूज भी करते हैं उसको बाकायदा प्रोसेस किया जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर उसको एक स्टैंडर्ड पे ला के उसको मिक्स करते हैं। ठीक। और ये मिक्स करना कोई आम एथिकल नहीं है, ये तो नेचुरल रिसाइकलिंग है। अगर हम ये चीज़ें वेस्ट जो है पोल्ट्री में यूज नहीं करेंगे तो हमारे तो शहर के शहर गंद से भर जाएंगे। ये तो अल्लाह ताला ने सिस्टम बनाया हो जो रिसाइकलिंग का। तो डॉक्टर साहब इसका ये मतलब है कि जो ब्रॉयलर मुर्गियां हैं उनका किसी भी तरह से जो गोश्त है वो जाने सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं है। सो इसका जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, क्या वैक्सीनेशन का भी कोई ऐसा तरीकेकार है कि उसका कि इंसानी सेहत पर नुकसान हो सकता है कि जब मुर्गी को वैक्सीनेशन की जाती है अगर उसके बाद इसका इंटेक किया जाए तो? नहीं, इसमें जो प्रॉब्लम हमारे यहाँ आता है ना कि जो नुकसानदेह चीज़ें हैं वो यहाँ पे ये है कि जब ब्रॉयलर तो तैयार हो गया, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, जब उसको स्टोर करते हैं, जब उसको कुकिंग करते हैं, उसको प्रॉब्लम आते हैं। सबसे बड़े स्लॉटरिंग के टाइम जब हमारे यहाँ कोई लेजिस्लेशन मौजूद है लेकिन कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं हुआ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी लेजिस्लेशन मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो क्या ऐसे मसाइल हैं? स्लॉटरिंग के बाद कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनका ख्याल नहीं रखा जाता जिसके नतीजे में इंसानी सेहत के लिए मुर्गी नुकसानदेह हो सकती है? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ी अहम चीज़ है वो जो हम दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे ना, क्योंकि जानदार चीज़ है, इसमें दवाइयों की जरूरत पड़ती रहती है। आप ये नहीं कह सकते कि आप मेडिसिन फ्री जो है ना वो ब्रॉयलर पैदा करें, मेडिसिन डालनी पड़ेगी, लेकिन उसका एक प्रॉपर विथड्रॉल टाइम होता है। एक दवाई जब आप देते हैं वो जानवर के जिस्म में जाती है, टिश्यूज में ब्लड सर्कुलेशन में जाती है, उसका एक विथड्रॉल टाइम रखा और लोगों ने सबने रिसर्च की है। मैं विथड्रॉल को थोड़ा सा आसान करता हूँ नाज़रीन के लिए। विथड्रॉल से मुराद ये है कि जब उसके जिस्म में से उस वैक्सीन का, उस एंटीबायोटिक का जो असर है वो खत्म होने का एक वक्त होता है। बिल्कुल रेजिड्यूज ना असर, ठीक, रेजिड्यूज है ना जो बकिया जाते हैं, सही। तो ये होता है कि जब हम स्लॉटर करते हैं उस वक्त हर मेडिसिन का विथड्रॉल टाइम होता है, उसको स्लॉटर से पहले नहीं देना चाहिए। किसी मेडिसिन का 7 दिन है या 3 दिन है, अगर आप 3 दिन स्लॉटर से पहले उस मेडिसिन को बंद कर दें उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट कोई ह्यूमन पे किसी पे नहीं होगा। अगर आप उसी मेडिसिन को दे रहे हैं और साथ ही स्लॉटर करके खाना शुरू कर देते हैं तो वो रेजिड्यूज जो है इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, काफी नुकसानदेह हो सकते हैं। लेकिन बैलेंस का रखा जा रहा है इसके ऊपर इस वक्त जो बड़े मेरे स्लॉटर हाउस है मैं भी वो रख रहे हूँ, लेकिन जो हमारे जो कसाई हैं या जैसे ये जो मोहल्लों में या बाहर जो जहाँ पे इंस्टेंट स्लॉटरिंग होती है वहाँ पे तो आपने अक्सर देखा होगा कि उन्होंने पानी में डालने के लिए दवाई वही रखी होती है, और दवाई बड़ी होती है और परिंदे पी रहे थे और उसी
को निकाल के स्लॉटर कर देते हैं। सो आप ये और कह वही रहे हैं कि ऐसा परिंदा जिसने अभी वो दवाई का इस्तेमाल किया और उसके अंदर से उस दवाई के जो एक इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें हो सकती हैं, उसको खत्म होने के लिए 7 दिन का वक्त दरकार है, लेकिन वो तो 7 घंटे बाद ज़िबा होकर पक भी जाती है और लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं हमारे नाज़रीन, क्या कर सकते हैं? एक आम जो बायर है, कंज्यूमर है, वो किस तरह इस पर चेक एंड बैलेंस रख सकता है? इसका तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि इसका कानून बनाया कि स्लॉटर हाउस प्रॉपर होने चाहिए। ठीक। और अगर मैंने ये सवाल इसलिए किया, गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी इसलिए नहीं डाली क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा वहाँ पे कमजोरी पाई जाती है, हालांकि ये इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज हो सकती है। सो आम सार्फ भी इसको कुछ कर सकता है, अगर उसे वो ऐसी कोई दवाई की बोतल नजर आए तो ऐसे कसाई से, ऐसे मुर्ग फ्रूट से उसको नहीं मुर्गियां लेनी चाहिए? हाँ, सूजन तो नहीं लेनी चाहिए। ठीक। लेकिन उसका एक हल जो मैं अक्सर अपने दोस्तों को या जो हमारे कुछ अहबाब हैं वो कहता हूँ आप ब्रॉयलर खरीद लें। ठीक। 1 हफ्ते लिए घर में पिंजरा रखें। ठीक। वहाँ पे 1 हफ्ते के लिए पालें, उसके बाद आप स्लॉटर करें। ठीक। वो बेहतरीन जो है आपको प्रोटीन देगा। डॉक्टर साहब, आपका सोल्यूशन जो वो तो इंतहाई सही है, क्योंकि जब पॉसिबल भी है, लेकिन शायद हर बंदा इसको वक्त की कमी की वजह से, जगह की कमी की वजह से, और शायद बहुत सारे लोग स्मेल और गंदगी और सफाई इन सारी चीजों की वजह से शायद इसको नहीं कर सकते हैं। करना ही होगा, हुकूमत को ही करना होगा कि जो लेजिस्लेशन की जा चुकी है कि जो परिंदों को, इन मुर्गियों को जो दवाई दी जाती है और उसके बाद एक टाइम है उसके विड्रॉल का, उसके अंदर से जो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह चीजें उनको विड्रॉ होने के लिए 3 दिन का वक्त है, 7 दिन का वक्त है, और जितना भी वक्त है वो दवाई की बोतल के ऊपर लिखा होता है। उन गवर्नमेंट ये करना चाहिए कि ऐसा चेक एंड बैलेंस रखे, ऐसे इंस्पेक्शन का तरीकाकार रखे कि उससे पहले वो मुर्गी स्लॉटर नहीं होनी चाहिए। इंसानी जान से ज्यादा कीमती कोई और चीज नहीं हो सकती है। डॉक्टर साहब, इन पे क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मुर्गबानी के पेशे से मुंसलिक हैं, चाहे वो देही लेवल पे अपने घर के लेवल पे कर रहे हैं या एक बड़ा सा ब्रॉयलर फार्म बनाया हुआ है, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस कारोबार के हवाले से, इस बिजनेस के हवाले से? ओवरऑल आप क्या समझते हैं, इस पेशे के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यही होता है कि जो बंदा बिजनेस में आ रहा है या शौकिया मुर्गी पाल रहा है या चंद परिंदे पाल रहा है, इसके लिए यही होता है कि वो इनको पहले नंबर पे तो बिजनेसमैन जो है इसको बिजनेस समझे। ठीक। और फुल टाइम बिजनेस अपनाए। ठीक। और उसको सही तरह बिजनेस चलाए, टेक्निकली चलाए, और नॉन टेक्निकल या जो है ना जी पुराने वो कीमाना नुस्खे और उसकी जरूरत नहीं। आप इसको टेक्निकली सही तरह चलाएं। ठीक। उसके आज तो बाकायदा लैब्स अवेलेबल हैं, हर किस्म के टेस्ट हो जाते हैं, हर किस्म की फैसिलिटीज पाकिस्तान में मौजूद है। जो कमर्शियली नहीं करना चाहते, घरों में लोग रखते हैं, उनके लिए कि इसको जानदार समझे। मुर्गी ये नहीं कि आपने चूजा ला के रख दिया, बिल्कुल, ये चीज इंतहाई अहम है कि इसको जानदार समझा जाए। बिल्कुल वो अहम है, तब ही पल सकेगा। अगर आप चूजा ला के रख दें और बिल्लियां तो 10 रखें और 5 बिल्लियां खा जाएं और 2 जने जी वो मर जाएं, तो फिर बिजनेस का कोई फायदा नहीं। इसका कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, इसके बाद के मरहलों पे बात करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में वक्त हमारे पास यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। इसके जो बाद के मरहले हैं कि चूजा किस तरह से बड़ा होता है, और इसके अलावा आपको एक इंतहाई दिलचस्प चीज दिखाएंगे जो कि पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, कि ऐसा परिंदा जिसकी पाकिस्तान में अभी तक सनती लेवल पे प्रोडक्शन नहीं की जा रही है। मैं बात करूं टर्की की, कि टर्की का गोश्त भी पाकिस्तान में हासिल किया जा सकता है। उस पर बड़ी तफसील से आपको बताएंगे कि उसका क्या तरीकेकार है, लेकिन ये सब कुछ अगले प्रोग्राम में। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।